जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। जैसा कि कल हम लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी, समस्या ये आ गई थी कि मोबाइल हमारे पास रहता नहीं है, भैया के मोबाइल से बनाते और थोड़ा सा मैं काम भी करने लग गया हूँ, तो कल का वीडियो थोड़ा सा डाटा भी खत्म हो गया था, इस वजह से मैं डाल नहीं पाया, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन आज हम लोगों को पढ़ने वाला है नया आर्टिकल, आज हम लोगों को पढ़ना है और नया अधिकार भी हम लोगों को पढ़ना है। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी के बारे में हम लोगों ने बात की, समानता के अधिकार में हम लोगों ने बात की। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो रिलेटेड है किससे? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड है। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक में हम लोगों को स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है, जिसमें हम लोग बात करते हैं किसकी? राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं। आर्टिकल 19 आज उसका हम लोगों को पढ़ना है, फिर आर्टिकल 20, 21, 22 तक हम लोगों को पढ़ना है, तब स्वतंत्रता के अधिकार में एक एक करके हम आर्टिकल डील करेंगे। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा अच्छा टॉपिक है, क्योंकि आज हम लोगों को आर्टिकल 19 पढ़ना है और आर्टिकल 19 में मेंस में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो भी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। तो आज आर्टिकल 19 हम लोग बात करें तो आर्टिकल 19 का टाइटल ही यही है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित स्वतंत्रता है, ये भी एक उसका टाइटल है। तो आर्टिकल 19 में आपको दो बातें याद रखनी है, एक तो आर्टिकल 19(1) और एक आर्टिकल 19(2), 3, 4, 5, 6, ये याद रखना आप लोगों को। तो आर्टिकल 19(1) में हम लोगों को 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त थी। हमारे संविधान में जब हमारा संविधान लागू हुआ तब आर्टिकल 19(1) में हमको 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, लेकिन वर्तमान में हमारा जो संविधान है उसमें हम लोगों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अब ये जो एक स्वतंत्रता हमारी हटी है, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं कि आर्टिकल 19(1)(f) में हम लोगों ने जो संपत्ति अर्जन का अधिकार था, मतलब संपत्ति रखने का अधिकार था, संपत्ति बेचने का अधिकार था, धारण करने का अधिकार था, ये हमारा क्या था? मूल अधिकार था, फंडामेंटल राइट्स था। मतलब राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने मामले थे वो हमको 19(f) में भी मिले और 31 में मिले, जिसको हम लोगों ने डिलीट कर दिया, क्या कर दिया? उसको निरस्त कर दिया गया है, ओमिटेड बोलते हैं उसको संविधान की भाषा में, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं पारिभाषिक शब्दावली में। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा 1978 का जो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसके द्वारा हम लोगों ने इसको क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया है। अब इस प्रकार हमारे पास में कितनी अधिकार है? 6 अधिकार है। तो इनको देखना है स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड। देखिए स्वतंत्रता यहां पर आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब चीजों की स्वतंत्रता मिलेगी। हर जगह पर आपको युक्ति युक्त प्रतिबंध देखने को मिलेगा, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, आपको रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं इसको। तो पहला हम लोगों को पढ़ना 19(1)(a) वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीच सॉरी राइट टू स्पीच दे रखा हम लोगों को, है ना, और एक्सप्रेशन। तो 19(1) में आपको क्या कहता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए वाक का मतलब तो बोलना होता है, और अभिव्यक्ति विचार की जो अभिव्यक्ति हम लोगों को प्रस्तावना में भी देखने को मिलती है ना। तो यहां पर वाक का मतलब बोलना या भाषण देना भी हो सकता है, हम लोग समझे। लेकिन अभिव्यक्ति अपने आप में एक विस्तृत चीज है ना। अभिव्यक्ति हम लोगों को विस्तार से समझना है कि क्या चीज है। 19(1)(1) में यही लिखा हुआ है सिर्फ क्या? कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो हमारा मूल संविधान है उसमें। लेकिन 19(1)(a) में क्या क्या चीजें आती है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए अपने निर्णयों से हम लोगों को जानना, पता करना है कि भैया क्या क्या चीजें इसके अंदर आती है। अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन आया है एसएससी के एग्जाम में, वो भी चीजें हम लोगों को देखनी है। भैया वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। जब ये मामला पहुंचा कहां पर? सुप्रीम कोर्ट के पास। इस मामले को जाना जाता है इंडियन एक्सप्रेस मामला वर्सेस भारत संघ के मामले से। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि भैया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है, क्योंकि भैया वाक एवं अभिव्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये लिखा हुआ अभिव्यक्ति, मतलब अभिव्यक्ति आप कैसे कर सकते हो? अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे कर सकते हो? आप मीडिया के माध्यम से कर सकते हो, अवगार के माध्यम से कर सकते हो, बोल कर सकते हो, बोल कर सकते हो, लिख कर सकते हो, चुप रहकर कर सकते हो। अभिव्यक्ति इतना ज्यादा विस्तृत है। दूसरी बात हम करें कि मौन रहने का अधिकार। तो मौन रहने का अधिकार तो यहाँ कहीं लिखा नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया। किस मामले में आया? बिजोवा बनाम केरल राज्य। अभी आपने देखा होगा कि एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, मैं आर्टिकल 21 में उसको डिस्कस करूंगा, उन्नी कृष्णन के मामले से रिलेटेड था, याद रखिएगा वो उन्नी कृष्णन मामला वर्सेस आंध्र प्रदेश। तो मौन रहने का अधिकार दिया गया था किसमें? बिजोवा बनाम केरल राज्य में। अभी बिजोवा बनाम केरल राज्य क्या है? केरल में क्या हुआ, राष्ट्रगान जब चल रहा था तो एक बच्ची जो है क्या हुआ कि खड़ी हो गई राष्ट्रगान के लिए, लेकिन वो गा नहीं रही थी, उसको अपनी क्या थी? मौन अवस्था में थी, मौन मुद्रा में। तो ये मामला कहां चले गया? केरल क्या बोलते हैं, ये हाई कोर्ट पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया बाद में। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया क्या?
कि वाक एवं व्यक्ति में एक स्वतंत्रता ये भी निहित है कि मौन रहने की स्वतंत्रता, मतलब चुप रहने की स्वतंत्रता भी किसमें आती है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आती है। दोस्तों 19 एक बहुत विस्तृत है, इसके ऊपर हम लोग, हालांकि मैंने कोशिश की है कि मैं सारी चीजें आप लोगों को बता दूं, लेकिन फिर भी कम से कम 1-1.5 घंटा खाता अगर 19 एक को बहुत ज्यादा हम विस्तृत समझे तो। फिर तीसरा मामला हम देखें राष्ट्रीय ध्वज। ये राष्ट्रीय ध्वज या झंडा फहराने का जो अधिकार है वो भी किस में आता है, 19(1) के तहत आपका मौलिक अधिकार है, और किसके तहत, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत। मूल संविधान में कहीं नहीं लिखा, मूल संविधान में सिर्फ ये बात लिखी है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज फहराना या राष्ट्रीय झंडा फहराने का जो अधिकार है वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आपका फंडामेंटल राइट्स है। किस मामले में दिया गया, 2004 में, नवीन जिंदल वर्सेस भारत। जिंदल फैक्ट्री के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, नवीन जिंदल का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा और बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, तो आज सुनिए। नवीन जिंदल साहब ने जो है अपनी फैक्ट्री में, अपने घर में क्या कर दिया, राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया। तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया ये अपमान है राष्ट्रीय ध्वज का। तो ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया, नहीं, ये भी अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज को अपने घर पर फहरा सकता है। हालांकि राष्ट्रीय ध्वज फहराने के और ये सब नियम अलग से दे रखे हैं, लक्ष्मीकांत में भी दे रखे हैं। तो ये नवीन जिंदल के मामले में कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार भी इसमें आता है। फिर सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन वाला जो अधिकार है वो भी किसमें आता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, मतलब आपको कुछ बातें जानने का अधिकार है ना, ये चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी। फिर अगर आपकी कोई फोन टेपिंग कर रहा है तो उसके विरुद्ध भी अधिकार मिला आपको, किसमें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मिला है। प्रदर्शन कर सकते हो आप, प्रदर्शन करने का मतलब ये नहीं है कि आप हड़ताल करने बैठ जाओ, तो हड़ताल का अधिकार कहीं पर भी किसी भी कंडीशन में मूल अधिकार नहीं है, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है, क्या हड़ताल का अधिकार मूल अधिकार है, तो नहीं है, हड़ताल का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, ध्यान रखना। नेट का अधिकार, अभी मेरा जो ऑफलाइन स्टूडेंट है उनके एसएससी के पेपर में आया था कि भैया इंटरनेट चलाने का अधिकार कौन सा, किस आर्टिकल में दे रखा, तो 19(1) में है। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय द्वारा दिया गया है इंटरनेट चलाने का। हालांकि मैं मजाक मजाक में बोलता हूं कि एक महिला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी और उनके पति ने उनको इंटरनेट नहीं चलाने दिया था, तो लेकिन इंटरनेट चलाने का अधिकार क्या है आपका, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता। बताइए किस निर्णय में दिया गया मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब। तो ये बातें थी किसकी, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। 19(2) में ही यहाँ पर युक्त निर्बंधन लगाया है, मतलब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है इसके ऊपर, किसमें, 19(1) के ऊपर। क्यों लगाया गया ये भी बताऊंगा, ये मैटर मेंस से रिलेटेड है आपका, यहां पर आपको मेंस का समझना है। पहले अपन इसको समझते हैं कि क्या क्या हमको स्वतंत्रताएं दी है ना, ये भी हम लोगों को जानना है। तो जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आपको बोलने की स्वतंत्रता आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी अनाप शनाप बोलने लग जाओ, है ना। आप किसी को गाली नहीं दे सकते, या फिर कोई अश्लील सामग्री नहीं परोस सकते, या अश्लील मैगजीन नहीं आप ला सकते। तो इस तरीके से जैसे प्रेस की स्वतंत्रता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप प्रेस में अश्लील मैगजीन छापोगे। ये सब चीजें अपने को समझना है इधर मेंस में। 19(1)(b) की हम बात करें, यदि 19(1)(b) में दे रखा शांतिपूर्ण बिना हथियार के सम्मेलन करने का अधिकार, मतलब आप क्या कर सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो सॉरी, बिना हथियार के आप सम्मेलन कर सकते हो, कहीं पर भी आपको सम्मेलन वगैरह करना है तो आप सम्मेलन कर सकते हो। इस पे भी युक्त प्रतिबंध लगाया गया है, और वो युक्त प्रतिबंध क्या है हम लोगों को देखना है। इसको ज्यादा मुझे नहीं लगता इतना डिटेल, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 19(1)(c) की बात करें तो संघ, संगठन व सहकारी समिति बनाने का अधिकार, मतलब आप क्या बना सकते हो, ग्रुप्स बना सकते हो, ग्रुप के साथ आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो। याद रखिएगा बहुत सारे टीचर्स अपडेट नहीं होते, हालांकि तो 2011 का मामला है, लेकिन जब हम 2015 में जब हम तैयारी कर रहे थे ना, तो कभी आपको गलत टीचर मिल जाता ना, गलत दिशा बताने वाला, जब अपडेट नहीं रहता तो बहुत दिक्कत आती है दोस्तों उसका दर्द बहुत दिनों तक आपको कटोचते रहता है। तो 2011 का मामला है, संघ संगठन। मूल संविधान में सहकारी समिति नहीं था शब्द। अब ये सहकारी समिति क्या है, इसको हम लोगों को अलग से ही हमारे सिलेबस में दे रखा, तो उसको डिटेल हम लोगों को पढ़ना है। अभी आप सिर्फ एक लाइन में मुझे कमेंट करके बताइए कि सहकारी समिति क्या है, कमेंट करके जरूर बताना। तो 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समिति को हमने क्या बना दिया, मूल अधिकार बना दिया। और कहा हमने उसको 19(1)(c) में रखा है, संघ, संगठन व सहकारी समिति बनाने का अधिकार। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भैया हमने डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के बारे में पढ़ा था, आच्छादन के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ अधिकार हटते हैं और कुछ अधिकार शामिल भी होते हैं। तो उन अधिकारों में यदि आच्छादन का सिद्धांत याद आ रहा हो तो समझना कि क्या था, है ना। संघ, संगठन या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। आपकी इच्छा हो तो आप राजनीतिक पार्टी बना सकते हो, राजनीतिक दल बना सकते हो, क्लब बना सकते हो, जैसे बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह बने हुए रहते हैं, तो अपनी इच्छा से कोई भी चीजें आप बना सकते हो, कोई भी संघ बना सकते हो, कोई भी संगठन बना सकते हो। लेकिन इस पे भी क्या है, युक्त प्रतिबंध है, वो भी हम लोगों को देखना है। 19(1)(d) की हम लोग बात करें तो भारत के किसी भी भाग में बिना बाधा के संचरण का अधिकार, मतलब आपके ऊपर कोई भी रोक नहीं करेगा और भारत में कहीं पर भी आप घूम सकते हो। याद रखना यहाँ पर लिखा हुआ भारत के किसी भी भाग में,
तो विदेश जाने का अधिकार नहीं है क्या, विदेश लोग जाते हैं, वो आर्टिकल 21 में दे रखा है। उसके बारे में भी हम लोग बहुत सारे केसेस पढ़ना है, बहुत सारे लॉ है वहां पर, उन चीजों से अपने को समझना है। तो भारत के किसी भी भाग में, याद रखिएगा ये मामले जो है ना, ये आप याद रखिएगा, इन मामलों को अपने को, नवीन जिंदल वाला मामला तो 100% आते ही आता है। तो भारत के किसी भी भाग में बिना बाधा के संचरण का अधिकार, मतलब आप कहीं पर भी घूम सकते हो। क्वेश्चन कैसे आएगा मेंस में, ये वाला भी बताऊंगा, सुनना अभी। तो कहीं पर भी घूम सकते हो। देखो भारत के किसी भी भाग में कहीं पर भी घूमने का अधिकार, इसका मतलब ये है कि राष्ट्रीय सोच को बढ़ावा देता है, मतलब मानसिक संकीर्णता के हम लोग क्या है, शिकार नहीं है। कहीं पर भी आप जाओ, कर्नाटक घूमना है कर्नाटक घूमो, जम्मू कश्मीर जाना आप जम्मू कश्मीर भी जा सकते हो, अरुणाचल प्रदेश जा सकते हो, लेकिन इसके ऊपर भी युक्त प्रतिबंध लगा। आप सोचोगे कैसे, तो मैं बताऊंगा कैसे युक्त प्रतिबंध लगा, क्योंकि पहले हम समझेंगे हमको क्या क्या स्वतंत्रताएं मिली है और उसके ऊपर रोक क्यों है, किस वजह से रोक लगाई हुई है, वो भी समझना है। 19(1)(e) में क्या दे रखा है कि भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। देखो बिना बाधा लिखा था, यहाँ निवास करने का अधिकार लिखा हुआ है और बस जाने का अधिकार। निवास करना मतलब क्या, अस्थायी, जैसे हमारे गुप्ता जी है, सुजीत गुप्ता सर जो है, वो यहाँ पर देवास में आए हैं, यूपी के हैं, तो वो अभी अस्थायी रूप से यहाँ पर निवास कर रहे हैं रेंट पर लेके। तो भारत के किसी भी भाग में वो निवास कर सकते हैं अस्थायी रूप से। और दूसरी बात लिखी कि बस जाने का अधिकार, मतलब आप क्या स्थायी रूप से बस सकते हो, घर ले सकते हो, आपकी इच्छा हो तो। जैसे हमारा सुजीत गुप्ता सर दिवाली के बाद में क्या यहीं पर रहने लग जाएंगे, अपना परिवार वगैरह लेकर आएंगे। आज ही मेरी उनसे बात हुई थी, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं वो, काफी अच्छा ज्योग्राफी पढ़ाते हैं बच्चे, हालांकि उनको समझ नहीं पाते, समस्या वो है। भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का जो अधिकार है, तो आप स्थायी रूप से भी बच सकते हो या अस्थायी रूप से भी बच सकते हो। आप लोगों को कुछ कामकाज के लिए बाहर जाना है, अस्थायी रूप से भी तो काम कर सकते हैं। 19(1)(f) में बता चुका हूं पहले ही आप लोगों को, संपत्ति का अधिकार था। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में आ चुका है इस बार। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटाया। सारे क्वेश्चन पॉलिटी के, तो सारे जो मैंने पढ़ाए थे सब कुछ क्वेश्चन आए थे इस बार एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, और सर्कल भी करवाए थे मैंने बच्चों को कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है इस बार। 100% गारंटी दे रहा हूं, जितने क्वेश्चन पढ़ाए थे सारे आए थे, सब कुछ, बाहर कुछ भी नहीं था। ये बात मैंने पहले ही बता दी थी बच्चों को, ठीक है। संपत्ति का गारंटी तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन आए वही थे जो मैंने पढ़ाए थे। ऐसा तो नहीं है कि भाई गारंटी दे रहे हैं तो आएंगे ही सही, है ना, लेकिन उससे बाहर नहीं जाता। जो पढ़ाया गया है, जो आपकी समझ बनाई गई है, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाता है ना। तो याद रखिए, लक्ष्मीकांत से बाहर कुछ भी नहीं जाता है। 19(1)(g) की यदि हम लोग बात करें तो इसमें दे रखा कोई व्यापार एवं जीविका चलाने का अधिकार, मतलब आप कोई ट्रेड कर सकते हो या आपका व्यापार वगैरह चलाना हो तो व्यापार चला सकते हो, है ना, ट्रेड कर सकते हो, व्यापार करना का अधिकार है, व्यापार एवं जीविका चलाने का अधिकार। तो इस पे भी युक्त प्रतिबंध लगाया गया है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। क्यों लगाया गया है अभी समझना। तो व्यापार कर सकते हो, आपकी इच्छा हो तो पानी पतासे का ठेला लगा लो, आपकी इच्छा तो पुताई करना हो तो पुताई कर लो, टीचिंग करना है टीचिंग कर लो, डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनो, जो कोई व्यापार करना है, पेशा करना है, लेकिन युक्त प्रतिबंध इसके ऊपर भी लगा हुआ जरूर। तो देखो पहली चीज तो हम लोगों को ये जानना है कि यहां पर हम लोगों ने देखा सूचना का अधिकार भी आप लोगों को क्या दे रखा, 19(1) के अंदर देखा। तो सूचना का अधिकार क्या, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में लाया, हालांकि वो एक मूल अधिकार में डाल दिया गया है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में बताया गया, लेकिन फिर भी और इसको विस्तृत रूप से लागू करने के लिए एक एक्ट बनाया गया, किसके द्वारा, संसद पार्लियामेंट के द्वारा 2005 में, जिसको 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया, जिसको हमको काफी डिटेल में पढ़ना है क्योंकि हम लोग को मेंस में भी दे रखा है। इसी तरीके से राइट टू एजुकेशन की बात करें, हालांकि अपन आर्टिकल 21(a) में वापस से इसको डबल से पढ़ेंगे। राइट टू एजुकेशन की जो बात है वो 2009 में एक्ट आया और लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 में। तो ये दोनों फैक्ट आपको प्रीलिम्स के हिसाब से याद रखना है, काम आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि आर्टिकल 19 में निहित स्वतंत्रता के अधिकार को संक्षेप में वर्णन कीजिए, तो आपको इस तरीके से वर्णन करना है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा ना, आप लोग बना दोगे, क्योंकि आपकी इतनी समझ बन जाएगी कि आप काम बना सकते हो अपना। अब दूसरी बात देखो कि इनके ऊपर युक्त निर्बंधन लगाया गया है। तो आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि आर्टिकल 19 में जो हम लोगों को अधिकार देके रखे हैं, उन पर युक्त कौन कौन से तरीके से युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है ना। तो ये निर्बंधन लगाया गया है, ये अपने को ध्यान रखना है। और क्यों लगाया गया है ये भी पूछा जा सकता है कि इस पे युक्त प्रतिबंध क्यों लगाया गया है। अब इससे रिलेटेड इस चीज को समझोगे तो आराम से मेंस का भी काम बनेगा 100%। इससे बाहर मेंस में कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसी मटेरियल को, इसी कंटेंट को आप लोगों को मेंस में कैसे इंक्लूड करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से घुमा के पूछेगा। तो पहली बात तो हम करें कि 19(2) से लेकर 19(6) तक इस पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया गया, युक्त प्रतिबंध लगाया गया है। अगर अंग्रेजी में थोड़ी दिक्कत हो जाए तो मैनेज करना आप लोग। पहले बात करें 19(1) की, 19(1)(a) की बात करें कि भैया 19(1)(a) के ऊपर 19(2) में युक्त 19(1)(a) लिखा हुआ, फिर 19(2) में क्या बताया, युक्त प्रतिबंध है किसके ऊपर, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर। तो पहले तो जो है, अगर आप न्यायालय की अवमानना करते हो,
बोल करके आप अवमानना कर सकते हो। मीडिया न्यायालय की अवमानना कर सकती है। न्यायालय की अवमानना क्या है ये भी बताऊंगा मैं अभी आप लोगों को। फिर दूसरा, भारत की एकता एवं अखंडता को अगर आप तोड़ने की कोशिश करते हो, इंटीग्रिटी को, तो उसके ऊपर आप लोगों के बोलने की वजह से, आपके बोलने की वजह से यदि राष्ट्र की एकता और अखंडता खंडित होती है तो आपके ऊपर क्या लगाया सकता है? आवश्यक युक्तियुक्त प्रतिबंध का मतलब होता है आवश्यकता अनुसार रोक। आवश्यकता अनुसार रोक लगाई जा सकती है। कब? जब भारत की एकता और अखंडता पर आंच आए तब। बात करें दूसरी, सार्वजनिक आदेश, मतलब सार्वजनिक उद्देश्य यदि कोई काम कर रहा है, बताऊंगा स्टार और प्लस का मतलब क्या है। सार्वजनिक उद्देश्य के खिलाफ अगर कोई काम कर रहा है तो हम लोगों को क्या कर सकते हैं? युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। फिर बात करें नैतिकता की स्थापना करना, इसके बजाय आप ऐसा भी लिख सकते हो, शिष्टाचार और आदर्श की स्थापना करने के लिए हम लोगों को शिष्टाचार या सदाचार की स्थापना करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। जैसे कि नैतिकता की बात करें, आपको बोलने का अधिकार है और बोलने के अधिकार में आप कैसे बोल सकते हो? मीडिया के माध्यम से बोल सकते हो, अखबार के माध्यम से बोल सकते हो, चुप रहकर बोल सकते हो। अब चुप रहकर कैसे बोलेगा? बहुत सारे चुप रहने का सबसे बड़ा अधिकार ये फायदा है कि भाई आप को कोई बात समझ नहीं है, चुपचाप खड़े रहो। आप खड़े रहो का मतलब ये, आप विरोध करने का सबसे बड़ा तरीका ये भी होता है कि चुप रहो। तो क्या है, जैसे मान लो आप लोगों को कोई अभिव्यक्ति का माध्यम है तो आप ये अश्लील सामग्री परोस नहीं सकते, अश्लील मैगजीन नहीं ला सकते, अश्लील चैनल्स नहीं बना सकते। जैसे कि अभी यूट्यूब चैनल्स कई बार बैन कर देता है कि अश्लील चीजें नहीं होगी। सुषमा स्वराज ने कुछ एड्स वगैरह बंद किए थे, आप लोगों को पता है। क्या अभिव्यक्ति का अधिकार है, आपको एड आप ला सकते हो, लेकिन यदि वो नैतिकता के खिलाफ है, शिष्टाचार और सदाचार के खिलाफ है तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। संविधान संशोधन के द्वारा भी कई रोक लगाई गई है। आपको याद होगा कि सुषमा स्वराज जी ने किस एड को बंद किया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अगर ऑफलाइन क्लास होती तो इसके ऊपर कम से कम 15 मिनट बच्चे मेरे माथा खा जाते। तो राज्य की सुरक्षा, मतलब राज्य के ऊपर अगर कोई खतरा आ रहा हो आपके बोलने की वजह से, कैसे? जैसे कि आप अभी एक मुद्दा देखा होगा आपने भी, बहुत ज्यादा मुद्दा चल रहा था शाहीन बाग वगैरह जो भी रिलेटेड है, ज्यादा हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन वहां पर क्या हुआ, आप जाके देखो, भाषण देने का अधिकार आपको मूल अधिकार दे रखा है। वहां पर यदि भाषण दे रहे हो आप और राज्य की सुरक्षा के खिलाफ हो रहा है, यदि उससे दंगे भड़क सकते हैं, आपके भाषण देने की वजह से आप उकसा रहे हो किसी को, आपके भाषण देने का अधिकार है। या आपको क्या करने का अधिकार है? शांतिपूर्ण बिना हथियार के सम्मेलन करने का अधिकार है। आप सम्मेलन कर रहे हो, जमीन पर खड़े हो गए वहां पर, सरकारी जमीन पर, और आप वहां पर भाषण दे रहे हो लोगों को इकट्ठा करके। तो लोगों को इकट्ठा करके आपके भाषण से यदि दंगा भड़क सकता है तो आप युक्तियुक्त उस पर क्या लगाया जा सकता है? प्रतिबंध लगाया जा सकता है। विदेशी राज्यों से यदि मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना है तो आप चाहे जो नहीं बोल सकते, चीन का आइटम खत्म करो, ये सब चीजें वो डिपेंड करता है, देखो पॉलिटिकल चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इतनी चीजें हम लोगों को याद रखनी है। ये जो है 19(1)(1) पर क्या करती है? युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाती है, मतलब आवश्यकता अनुसार हम इस पर रोक लगा सकते हैं। अगर भारत की, देखो मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने बता दिया कैसा आएगा, उसमें आपको इसी तरीके से लिखना और 2-3 बातें जो भी नीचे लिखी वो भी लिखना है। अब 19(1)(b) में हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने यहाँ पर 2 स्टार लगाए, तो नैतिकता की स्थापना करने के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं, शांतिपूर्ण बिना हथियार के सम्मेलन वाले मामले में। फिर यहाँ पर भी लिखा सार्वजनिक आदेश, और तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा, मतलब ये 3 पॉइंट 19(1)(b) में क्या कर सकते हैं हम? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, मतलब यातायात नियंत्रण। आप सम्मेलन कर रहे हो, वहां पर क्या कर रहे हो? बिना हथियार के सम्मेलन करने का अधिकार है। आप भाषण दे रहे हो कहीं पर, रास्ते पर, सड़क पे, अगर यातायात नियंत्रण खराब हो रहा है तो फिर उसको बोलेंगे भाई ये काम कर, तू कहीं ग्राउंड में जाकर बैठ और ग्राउंड में तेरा काम कर, जो भी सम्मेलन कर रहा है किसी भी चीज से रिलेटेड, हथियार वगैरह तो नहीं रख सकते अपन। तो यातायात अगर खराब हो रहा है, यातायात जो व्यवस्था है वो बिगड़ रही है, तो अपन उस पर क्या कर सकते हैं? रोक लगा सकते हैं। यदि नैतिकता की स्थापना करना हो हम लोगों को, नैतिकता के खिलाफ हो, सदाचार और शिष्टाचार के खिलाफ हो, तो रोक लगा सकते हैं, है ना। सार्वजनिक मामले से रिलेटेड हो तो उस पर रोक लगा सकते हैं। लक्ष्मीकांत में बहुत सारी चीजें दे रखी है लेकिन आपको दिखती नहीं, हम समझ नहीं पाते कि उसको लिखना कैसे है। ये सब चीजें दे रखी है लक्ष्मीकांत में, याद रखिएगा। 19(1)(c) में मैंने 3+ लगाए, मतलब सार्वजनिक आदेश आ जाएगा, नैतिकता की स्थापना आ जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है ना। क्या है? 3 में संघ, संगठन, सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। जैसे कि संगठन, सहकारी समिति बना सकते हो, संगठन बना सकते हो। तो वेश्या वगैरह आती है, जैसे सेना वगैरह को संगठन बनाने का अधिकार नहीं है, पुलिस वगैरह को अधिकार नहीं है, ऐसा स्वतंत्र पार्टी नहीं बना सकते। वो अपने सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कुछ चीजें बना सकते हैं संगठन, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते सेना वाले, पुलिस वाले। तो ये 19(1)(c) के ऊपर भी युक्तियुक्त प्रतिबंध है। फिर 19(1)(d) की यदि हम लोग बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 19(1)(d) में आपको क्या दे रखा है कि भारत के किसी भाग में बिना बाधा के घूमो, जहां जाना है वहां इच्छा हो, जम्मू कश्मीर में जाओ, डल झील में जाओ, जहां भी आपकी इच्छा हो वहां जाओ। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? यदि यह आम लोगों के हित के खिलाफ हो तो हम इसके ऊपर रोक लगा सकते हैं। अब आम लोगों के हित के खिलाफ कैसे हो सकता है कि भाई हम तो किसी का क्या है, पहली बात तो दूसरों के घर में नहीं जा सकते, आप ध्यान रखिएगा, है ना। लेकिन देखिए अभी कोरोना वायरस चल रहा है, हालांकि अपन इसको क्या है, कोरोना वायरस से जोड़ के देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर।
कोरोना वायरस चल रहा है और इस वायरस की वजह से क्या हो रहा है कि भैया एक दूसरे से लोग नहीं मिल सकते, तो अभी रोक लगा सकते हैं आपको कि भाई आप यूपी मत जाइए, भाई आपके घर में ही रहिए। तो युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं, हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। तो आम लोगों के हित में, एसटी के हित व सुरक्षा में, जैसे अनुसूचित जनजाति का जो क्षेत्र है या अनुसूचित जनजाति के जो एरियाज होते हैं, वो अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए बहुत सारी चीजें उनको करना पड़ती है। अनुसूचित जनजाति का शोषण भी बहुत होता है क्योंकि उनको इतना ज्ञान नहीं होता चीजों का, तो वहां पर जाने से रोक लगा सकते हैं क्योंकि वो उनके हित में हो, उनकी सुरक्षा के लिए, ताकि उनका शोषण ना हो। तो आपके वहां पर घूमने फिरने से रोक लगा सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जाओगे तो आपको उड़ा देंगे, इसलिए जाना मत वहां पर। बहुत सारे अंग्रेजों को उड़ा दिया है, अभी बीच में उड़ाया ही था। तो वेश्या या पेशेवर जो अपराधी है, जैसे पेशेवर अपराधी हो चाहे या घूमेगा बंदूक लेकर के, तो क्या होगा, दिक्कत होगी लोगों को। इसलिए जैसे वेश्या को कहीं पर ऐसा नहीं है कि भाई कहीं पर भी सार्वजनिक स्थल पर घूमने का अधिकार है, वो वहां पर वेश्यावृत्ति कर सकती है। तो ये भी अधिकार के ऊपर क्या कर लिया हम लोगों ने, युक्त प्रतिबंध लगाया। 8 स्पीड, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय है ना, मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। जैसे 8 स्पीड के मामले में मुंबई उच्च न्यायालय में कहा है कि इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, यदि ये घूम रहा है भारत के कहीं पर बिना बाधा के संचरण कर रहा तो रोक लगा सकते हैं हम इसके ऊपर। आगे बात करें तो हड़ताल का अधिकार फंडामेंटल राइट्स नहीं है, मोस्ट आईएमपी करके लिख लेना, प्रीलिम्स में काम आएगा, ये ध्यान रखना। आप इन सब चीजों को एक साथ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना के लिख सकते हो। अब मैं एक बार अवमानना बता देता हूं कि अवमानना क्या होती है, न्यायालय की अवमानना क्या होती है, वरना बच्चे फिर कमेंट करके पूछेंगे क्या होगी सर न्यायालय की अवमानना। तो देखो, न्यायालय अगर कोई आदेश जारी कर रहा है कि आपको इतनी तारीख को पेश होना और आप पेश नहीं हो रहे, तो ये न्यायालय की अवमानना है, आपने न्यायालय के अवमानना की है। फिर दूसरी बात करें, यदि न्यायालय निर्देश देता है और आप उसको नहीं मानते हो, तो ये न्यायालय की अवमानना है। तीसरा, न्यायाधीश की निंदा करते हो, न्यायालय ने यदि कोई निर्णय दिया है, न्यायाधीश ने कोई निर्णय दिया, आप उसकी निंदा कर रहे हो, आप उसकी आलोचना कर रहे हो, और वो आलोचना अगर गलत है तो क्या हो सकता है, ये न्यायालय की अवमानना कहलाएगी और सजा मिलती है, इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। हाँ, फिर न्यायाधीश की निंदा करना तो हो गया, फिर उसके बाद में क्या, पक्षपात का लांछन लगाना न्यायाधीश के ऊपर कि भाई ये जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी मामला सुनाया किस चीज का, राम मंदिर का मामला, तो अगर आप उसके ऊपर पक्षपात का लांछन लगाते हो तो लगाएगा कौन, आप थोड़ी ना। जैसे मीडिया वाले, अखबार वाले के निर्णय दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने खिलाफ हो गया है, सिर्फ राम मंदिर के बारे में बात की है, बाबरी मस्जिद की तो उसने सुनवाई नहीं की, पक्षपात का लांछन लगा रहे हो। तो अगर न्यायालय को लगता है कि न्यायालय की अवमानना है, ये न्यायालय डिसाइड कर लेता है ना कि न्यायालय की अवमानना है, कितना उसके ऊपर रोक लगाया गया है, तो क्या हो सकता है, आपको सजा भी हो सकती है। न्यायालय की अवमानना के खिलाफ आपको क्या हो जाएगी, सजा हो जाएगी, जुर्म हो गया भैया, न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते आप। तो न्यायालय की अवमानना क्या नहीं है भैया, जैसे अखबार में कोई सामग्री पेश कर रहे हो, न्यायालय की आप उचित आलोचना कर रहे हो, जो सही है कि नहीं यार ये आलोचना करनी चाहिए, तो वो अवमानना नहीं कहलाती है। बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि न्यायालय के खिलाफ हम लोग अखबार में बोल नहीं सकते, मैगजीन में नहीं बोल सकते, आम बात में नहीं बोल सकते, लेकिन फिर वो क्या है, आप लोगों को संभल के बोलना पड़ेगा। जैसे आजकल मुझे YouTube पर पढ़ा रहा हूँ तो बहुत सारी चीजें संभल के बोलना पड़ती है, तो ये चीजें हम लोगों को ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भूल गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों। थोड़ी समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं का कुछ नहीं कर सकते। जीवन ऐसा नहीं है कि पूरा एक जैसा चलेगा, समस्या आती रहती है और समस्याओं का निराकरण भी अपने आप होता है, सब ऊपर वाला देखता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर आर्टिकल 20 से रहेगा। कोशिश तो मैंने की थी 19 को छोटा करने की, लेकिन पता नहीं कितना बड़ा होगा, वहां जाने के बाद मुझे पता चलेगा। और भी हालांकि इसको विस्तृत रूप से हम लोग पढ़ेंगे, एक बार और पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक मेरा स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा। आजकल क्या बच्चे स्मार्ट बोर्ड की मांग करते हैं इसलिए। लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जरूर शेयर करिए, अच्छा लगे तो। जय हिंद।